गरीब दर्जी भाभी ने बनाया 3 नंद का जादुई ब्राइडल लहंगा। भगवान जी, आज मेरी तीनों ननद का रिजल्ट है। बस मुझ गरीब दर्जी भाभी की यही विनती है, मेरी तीनों ननद अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ऐसा कहते हुए गरीब दर्जी कविता फिर से अपने हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने बैठ गई। उस गरीबी में आंखें गड़ाकर कपड़े सिलने के चलते अब कविता की आंखों से उसे कम दिखने लगा था। इतने में उसकी तीनों ननद आशा, गौरी, मधु घर लौट आईं। भाभी भाभी, क्या बात है, मेरी तीनों ननद तो बड़ी खुश लग रही है। भाभी, आपकी तीनों ननद ने पूरे कॉलेज में सबसे अच्छे नंबर से कॉलेज पास किया है। ये सुनकर गरीब दर्जी कविता की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। अच्छे नंबर तो आने ही थे, मेरी ननद इतनी होनहार जो है। देखो ना, तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि इस खुशी के मौके पर तुम्हारा मुंह मीठा कराएं। ऐसा मत कहिए कविता भाभी, आप पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। इतने में गोपी भी आ जाता है। ये लो कविता, बड़ी मुश्किल से आज बस 50 रुपए के ही गरीबी की है। अजी, इतनी महंगाई में आटा दाल भी इतना महंगा हो रहा है, 50 रुपए में क्या ही आएगा। मैं क्या करूं कविता, पहले गर्मियों में ठीक ठाक गरीब बिक जाया करती थी, मगर थोड़ी बहुत पूंजी जुड़ जाए तो मूंगफली और गजक बेचूंगा, सर्दी आ गई है। पढ़ाई खत्म होने के बाद कविता की तीनों ननद घर में ही रहने लगती हैं। फिर एक दिन, आशा, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। कविता भाभी, आप एक सुबह से कपड़े सी रही हैं, थक गई होंगी, लाइए आज सब्जी हम तीनों ले आते हैं। जैसे ही तीनों घर से निकलती हैं, तभी आस पड़ोस के लोग उन्हें ताने मारने लगते हैं। एरी रमा, देख देख, हूर की परियां जा रही हैं। इतनी उम्र हो गई तीनों की, ये नहीं कि इनकी शादी कर दें। अरे पर इन जैसी गंजी काली और दानों भरे चेहरे वाली से शादी करेगा कौन। लोगों की तानों भरी बातें सुनकर तीनों रोते हुए घर आ जाती हैं। क्या हुआ, तुम तीनों रो क्यों रही हो। आशा रोते हुए कविता को सारी बात बताती है। बेचारी वह गरीब दर्जी भाभी रात भर दरवाजे पर बैठी सोचती रहती है। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी तीनों ननद की शादी करनी होगी, वरना ये दुनिया वाले मेरी ननद को ताने मार मार कर इन्हें जीने नहीं देंगे। मगर मेरी तीनों ननद को उनकी कमियों के साथ आखिर कौन अपनाएगा। अब उनकी शादी के लिए कविता रिश्ते देखती है, मगर लड़के वाले उन्हें देखकर रिश्ते से मना कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी शादी लीलावती के बेटों से लगती है। देखो कविता, कोई भी सुंदर नहीं है, एक गंजी है, काली है और एक के चेहरे पर दाने। ये तो मेरा बड़प्पन है जो मैं इस रिश्ते के लिए मान रही हूँ, मगर बिना दहेज के नहीं चलेगा। बस 10 लाख का दहेज और तीनों को अच्छे से शादी के जोड़े में विदा करना। अब ये कोई ज्यादा थोड़ी है। कविता दहेज देने के लिए मान जाती है और दहेज की चिंता में ही दिन रात कपड़े सीती है। मैंने लीलावती जी को हाथ उघाड़ दी है, मगर मैं गरीब दर्जी 10 लाख की रकम कहाँ से लाऊंगी। यही सोचते सोचते कविता देखते ही देखते वो जो ब्लाउज सी रही थी वो बिगड़ गया। हे भगवान, ये ब्लाउज तो पूरी तरह बिगड़ गया। अब मैं रोमा जी को क्या जवाब दूंगी। इतने में रोमा वहां आ जाती है और उसे बहुत सुनाती है। ये क्या किया तुमने, मेरा ब्लाउज बिगाड़ दिया, मेरी महंगी साड़ी का सेट बिगाड़ दिया। मुझे तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीब दर्जी को ब्लाउज देना ही नहीं चाहिए था। इसके पैसे अब तुम दोगी। इसके बाद से कविता के पास सिलाई का काम आना बंद हो जाता है। हार कर वह अपने तन के गहने बेचकर शादी की तैयारी शुरू करती है। इसी बीच एक बुढ़िया आती है। बेटी, शादी का घर है, मुझ गरीब बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। तभी कविता ओखली में रखा धान देकर कहती है, ये लो अम्मा, मुझ गरीब दर्जी के पास आपको देने को बस थोड़ा धान है। घर के हालात ठीक नहीं, वरना बहुत कुछ देती। कोई बात नहीं बेटी, ये लो मेरी तरफ से, और तुम चिंता मत करो। तुम अपनी ननद की शादी इतनी धूमधाम से करोगी कि सब देखेंगे। ये कपड़ा तुम्हारे बड़े काम आने वाला है। बुढ़िया अपनी पोटली से एक मखमली लाल कपड़ा लेकर उसे देकर चली जाती है। इतना जरा सा कपड़ा, इससे क्या बनेगा। काश ये मखमली कपड़ा थोड़ा बड़ा होता तो मैं इससे अपनी ननद के लिए शादी का जोड़ा सिल देती। गरीब दर्जी कविता के इतना कहते ही वो कपड़ा अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। इसका मतलब कि ये जादुई कपड़ा है। मैं इसे अपनी नंदों के लिए ब्राइडल लहंगा बना सकती हूँ। हाँ, अब मेरी तीनों ननद शादी के जोड़े में विदा होंगी।
ऐसा कहते हुए कविता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह ब्राइडल लहंगा सिलना शुरू करती है। और 2 दिन के अंदर वह गरीब दर्जी भाभी अपनी तीनों ननद के लिए बहुत ही बढ़िया ब्राइडल लहंगा सिलती है। आशा, गौरी, मधु, जरा यहाँ तो आना। जी भाभी, आपने बुलाया? मैंने तुम तीनों के लिए ब्राइडल लहंगा सिला है, एक बार पहन कर देख लो, कहीं कोई फिटिंग में कमी होगी तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। तीनों ब्राइडल लहंगा पहन कर बाहर आती हैं। कविता भाभी, आपने बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा सिला है, मगर जितना सुंदर ये ब्राइडल लहंगा है उतनी ही हम तीनों बदसूरत। काश कि मैं गोरी होती तो इस ब्राइडल लहंगे में कितनी सुंदर लगती। आशा के ये कहते ही उस ब्राइडल लहंगे में से एक सुनहरी रोशनी होती है और उसका काला रंग गोरा हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है, लगता है ये ब्राइडल लहंगा जादुई है। अगर ऐसा है तो मेरा भी ब्राइडल लहंगा जादुई होगा। ऐ जादुई लहंगे, मेरे सर का गंजापन दूर कर दो और मुझे लंबे बाल दो। इसी के साथ गौरी के जादुई ब्राइडल लहंगे में से भी सुनहरी रोशनी होती है और उसके गंजे सर पर बहुत ही काले घने बाल आ जाते हैं। ये तो सच में कमाल हो गया, अब कोई मुझे गंजा नहीं कहेगा। देखो कविता भाभी, मेरे बाल आ गए। तब तो मेरा ब्राइडल लहंगा भी जादुई लहंगा होगा। ऐ मेरे जादुई लहंगे, मैं चाहती हूँ मेरे मुंह के दाग धब्बे और ये दाने हट जाएं, मुझे सुंदर कर दो। इसके साथ मधु के जादुई ब्राइडल लहंगे में भी सुनहरी रोशनी होती है और उसके दाग धब्बे और दानों से भरे चेहरे को एकदम सुंदर कर देती है। अब शादी का दिन भी आ जाता है। कविता की तीनों ननद आशा, गौरी और मधु अपनी गरीब दर्जी भाभी के सिले ब्राइडल लहंगे को पहनकर दुल्हन बनती हैं। जहां शादी के घर आंगन में शादी के गीत बज रहे थे, वहीं हलवाई दावत का खाना बना रहे होते हैं। इसी बीच एक कोढ़ी उसके चौखट पर आता है। उसके शरीर पर बहुत सारे फोड़े फपोले देखकर लोग घिन करते हुए दूर भाग जाते हैं। सुनो बेटी, मुझ निर्धन कोढ़ी की मदद करो, सब लोग मुझसे दूर भागते हैं। ऐसी हालत में मैं कमा धमा नहीं सकता, ना ही कोई मेरा कोढ़ देखकर मुझे काम देता है। उस कोढ़ी के फोड़ों पर मक्खी भिनभिनाता देखकर हलवाई घिन खाते हुए बोलते हैं, अरे राम 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 राम, शादी के शुभ घर में पता नहीं ये कोढ़ी कहाँ से आ गया है। इसके घाव पर मक्खी भिनभिना रही है। यही इधर उधर हमारे शरीर पर बैठेंगे तो हमें भी कहीं कोढ़ ना हो जाए। अरे चलो चलो चलो, भागो यहाँ से। सभी शादी छोड़कर चले जाते हैं। ये कितने दर्द में हैं, काश कि ये ठीक हो जाते। गौरी रोते हुए जैसे ही ये कहती है, उसके जादुई ब्राइडल लहंगे में से एक रोशनी उस कोढ़ी पर पड़ती है और उसके सारे घाव, सारे फोड़े भर जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। बेटी बेटी, भगवान तुम्हें सारी खुशी दे। तुम तीनों की तरह आज मेरी भी बेटी की शादी है। थोड़ा मदद का हाथ बढ़ा दो, ताकि ज्यादा नहीं तो मैं गरीब अपनी बेटी की शादी के एक जोड़े में ही विदा कर सकूं। काका, मैं खुद एक दर्जी हूँ, मगर मेरे पास जो भी पैसे थे वो अपनी तीनों की शादी में लगा दिए, वरना लहंगा मैं आपको दे देती। आशा, एक बार तुम अपने जादुई ब्राइडल लहंगे से मदद मांगो। जी भाभी, ए जादुई ब्राइडल लहंगे, मुझे अपने जैसा ही एक और लहंगा दो। इतने में जादुई ब्राइडल लहंगा उसे वैसा ही लहंगा देता है। ये लो काका, ये शादी का जोड़ा आपकी बेटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जुग जुग जीती रहो। काका, आज आशीर्वाद मुझे नहीं मेरी तीनों ननद को दीजिए, आज इनका घर बसने जा रहा है। भगवान इन्हें हर खुशी दे। बेटी बेटी, मैं चलता हूँ। भाभी, हलवाई तो दावत का खाना मिठाई सब कुछ अधूरा छोड़कर ही चले गए। अब क्या होगा, बारातियों को क्या खिलाएंगे? अब इस जादुई ब्राइडल लहंगे को हमारी मदद करनी होगी। ए जादुई ब्राइडल लहंगे, आज इस गरीब दर्जी भाभी की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मदद करो, हमें दावत का खाना दो। देखते ही देखते उस गरीब दर्जी भाभी की तीनों नंद के जादुई ब्राइडल लहंगे में से मिठाई और दावत से भरे खाने निकलने लगते हैं। इतने में बारात भी आ जाती है। कविता तीनों नंद को मंडप में ले आती है, जहां बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी होती है। जो भी उस गरीब दर्जी भाभी के सिले ब्राइडल लहंगे को देखता है, वह देखता ही रह जाता है। इसके बाद से दर्जी कविता को अब हाई फाई लहंगे शोरूम के लिए ब्राइडल लहंगे सिलने का ऑर्डर आने लगता है। स्वाति भाभी, मुझे मेरी इंपॉर्टेंट फाइल नहीं मिल रही है, प्लीज आकर ढूंढ दीजिए।
ऋषभ फाइल ढूंढ रहा था और स्वाति अपने दोस्तों से बातों में लगी हुई थी। या श्योर, नेहा के न्यू प्रोडक्ट्स फॉर 70% ऑफ से लेकर आऊंगी। हाँ यार। अरे यार स्वाति भाभी तो सुन नहीं रही। छोटी भाभी, पायल भाभी, अरे प्लीज आ जाइए, मुझे अपनी फाइल नहीं मिल रही है। उसकी आवाज सुन फौरन पायल आ जाती है। अरे देवर जी, ये क्या, पूरे कमरे का हाल बेहाल कर दिया। अभी सफाई करके गई थी। सॉरी भाभी, पर क्या करूं, मेरी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो फाइल मिल नहीं रही है। ओहो, मैं ढूंढ देती हूँ, अभी मिल जाएगी। फिर पायल अपने देवर ऋषभ के कमरे में फाइल ढूंढती है जो कि गद्दे के नीचे मिलती है। देवर जी देखिए, यही फाइल है ना? अरे हाँ भाभी, यही तो है वो फाइल। आप सच में बहुत अच्छी हो, थैंक यू भाभी। एक वो भाभी हैं जो मेरी बिल्कुल भी सुनती नहीं है और आप मेरी हर चीज का ख्याल रखती हो। अच्छा भाभी, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, अखिल कबीर तो पहले ही चले गए। ठीक है देवर जी। ऋषभ ऑफिस चला जाता है और पायल अपनी सास अर्चना के लिए गरम गरम चाय पकौड़े ले आती है। छोटी बहू, तू तो अभी साफ सफाई कर रही थी, चाय नाश्ता भी तू ही ले आई। बड़ी बहू कहाँ है? अरे ओ स्वाति, स्वाति कहाँ है तू? सास की एक आवाज पर स्वाति हाजिर हो जाती है। जी माँ जी, बोलिए। क्या है, तू अपने कमरे में ही क्यों खुश रहती है? घर के कामकाज में तेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? कभी तू भी चाय नाश्ता ले आया कर। अब सारा काम काली बहू कर लेती है और वैसे भी मेरा करने का मन नहीं करता, तो मैं क्यों आऊं? क्या बड़बड़ा रही थी तू अपने कमरे में? कुछ नहीं माँ जी, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ दिवाली और उनकी मेकअप प्रोडक्ट्स की डिस्कस कर रही थी। अरे वाह, तू तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कशन कर रही थी। हमें भी बुला लेती, हम सुन लेते। बहुत हंसी आ रही है इस काली कलूटी पैंगल लोटी को, बताऊंगी इसको तो। अरे सारी बात छोड़ो, कल भाई दूज है, पता है ना? मार्केट जाकर अपनी शॉपिंग को भी पूरा कर लो। जो सामान लाना है ले आओ, मेकअप, साड़ी और तैयारी कर लेना। लो माँ जी, मेरी लिस्ट तो तैयार है। और छोटी बहू तू कुछ नहीं लाएगी? माँ जी, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं सज सवर कर और सामान लाकर क्या करूंगी? नहीं है तो क्या हुआ, अपने लिए शॉपिंग कर लियो। जी माँ जी। माँ जी, आप क्यों अपने पैसे देवरानी पर खर्च कर रही हो? है काली तो है ही, मेकअप का क्या करेगी? मेकअप तो दिखेगा भी नहीं इसके ऊपर। बड़ी बहू, तूने आज तो इसे रंग का ताना मार दिया, दोबारा ना सुन लूं। अपने कोरे रंग पर इतना घमंड भी मत कर। सॉरी माँ जी। दोनों बहू अपने अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को तीनों देवर आ जाते हैं। दरअसल उन दोनों के पति आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे थे। तीनों देवर खुशी के साथ हाथों में तोहफा लिए आते हैं। ऋषभ पायल को गले से लगाकर कहता है, आई लव यू भाभी, यू आर द बेस्ट। अरे क्या बात है? अरे माँ, भाभी भाभी जरा देखिए तो। देखिए ना, हम क्या लेकर आए हैं, तोहफा और एक गुड न्यूज है। अरे क्या बात हो गई जो तुम तीनों बंदर की तरह उछल के आ रहे हो? छोटी भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप इतना ख्याल रखती हो हम तीनों का, और वो इम्पोर्टेंट फाइल भी दी। हम तीनों की इतनी अच्छे से मीटिंग हुई कि हम तीनों का प्रमोशन हो गया, इसलिए आप सबके लिए तोहफे लाए हैं। माँ, ये साड़ी आपके लिए, और दोनों भाभी ये आपके लिए। पर उससे पहले ये मिठाई खाइए। सादी भाभी लीजिए। मैं इसे खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। आई एम ऑन डाइट। छोटी भाभी आप ही ले लीजिए। शुक्रिया देवर जी, ऐसे ही आप तीनों खूब तरक्की करो और खुश रहो। मैं आती हूँ। भीगी पलके लेकर पायल कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। उसके पीछे पीछे तीनों देवर भी आ जाते हैं। अरे मुझे भाभी थोड़ा इमोशनल सी लग रही है, चलो उनके पास चलते हैं। तीनों देवर भाभी के कमरे के बाहर ही रोने की आवाज सुनकर खड़े हो जाते हैं। तीनों देवर जी कितने अच्छे हैं। काश मेरे सच में भाई भी होते तो मैं भाई दूज मना पाती। उनके लिए मैं कपड़े लेती, सुंदर पकवान बनाती और व्रत रखती, पर मेरे नसीब में कोई भाई नहीं है। रक्षाबंधन का दिन भी मैं कैसे काटती हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये क्या, भाभी तो बहुत इमोशनल है, हम उनकी आंखों में आंसू आने नहीं दे सकते। वो हमारा कितना ख्याल रखती हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्यों ना हम भाभी के साथ भाई दूज मनाएं। ये कहते ही तीनों देवर पायल के कमरे में जाकर उसके आंसू पोंछते हैं। आप ये क्यों समझ रही हैं कि आपका भाई नहीं है? आप तो हमारा बिल्कुल ख्याल वैसे ही रखती हो। हाँ भाभी,
इसलिए हम चाहते हैं कि कल का दिन आप हमारे साथ सेलिब्रेट करो। मनाएंगी ना आप हमारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान? क्या सच में? अगर ऐसा है तो कल देखना आप सबका पसंदीदा कितना अच्छा खाना बनाऊंगी मैं। पायल खुश होती है। तभी स्वाति बाजार से सिर्फ अपने भाई के लिए शॉपिंग करके आती है। उसके देवर के लिए कुछ नहीं लिया था और आते ही वो पायल की अधूरी बात सुन लेती है। भला देवरानी तीनों देवर को खुश करने के लिए कौन से पकवान बना रही है? मैं भी बनाऊंगी अब तो। अगले दिन स्वाति खूब सज धज कर रसोई में अपने देवर को खुश करने के लिए खाना बनाती है। वहीं दूसरी ओर पायल खाना बना रही होती है। अरे वाह दीदी, आज आप भी रसोई में खाना बनाएंगी क्या? तो मैं कुछ कह रही हूँ क्या? अपना काम करो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही खाना बनाना आता है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में स्वाति सब्जी के पतीले को गिरा देती है। वहीं दूसरी ओर खीर में चीनी की जगह नमक डाल देती है, जो कि बिगड़ जाता है और उन सबको समेटने में पायल के बने खाने भी खराब कर देती है। इतने में बर्तन के खटपट से सास आ जाती है। अरे ये सब क्या तोड़ फोड़ लगा रखी है? हे भगवान, ये रसोई का क्या हाल बना रखा है। सॉरी माँ जी, वो मुझसे गलती से हो गया। मैं खाना बना रही थी और मेरे से देवरानी जी का भी खाना बर्बाद हो गया। काम तुझसे होते नहीं है। आज तू कैसे आ गई रसोई में खाना बनाने, और आई तो बेचारी का भी खाना बर्बाद कर दिया। इसीलिए बोलते हैं खाना बनाना सीख ले, पर मेकअप से फुर्सत मिले तो ना। कोई बात नहीं माँ जी, कौन सा दीदी ने जानबूझकर किया है? जाने दीजिए, ये सारा मैं साफ कर लूंगी और खाना भी मैं ही बना दूंगी। वैसे भी दीदी के भैया आने वाले हैं। थैंक यू देवरानी जी। फिर काली देवरानी रसोई को साफ करके दोबारा सारे देवरों के पसंद का फटाफट खाना तैयार करती है। इतने में तीनों देवर आ जाते हैं। भाभी चलिए हमारे साथ, भाई दूज नहीं मनाना है क्या? हाँ बस आई। फिर पायल डबडबाई आंखों से एक एक करके अपने तीनों देवर का तिलक करती है। हाथ पर रोली बांधकर उन्हें तिलक का नारियल सौंपती है। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। आप तीनों को मेरी ओर से हैप्पी भाई दूज। आपको भी हमारी ओर से हैप्पी भैया दूज भाभी। हम आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। जब भी कोई बात हो तो आपके भाइयों से बोल देना, हम सब कुछ ठीक करेंगे आपके लिए। अरे वाह भाभी, आपने हमारे लिए खीर पूरी कचौरी भल्ले इतना सब बनाया है। थैंक यू भाभी, अब जल्दी से हमें खिला भी दीजिए। हाँ, पर उससे पहले भाभी आपके लिए हम तीनों की तरफ से तोहफे। अरे ये डायमंड का सेट और पीले कलर की साड़ी, ये मुझे बहुत पसंद है। ये क्या देवरानी जी इतनी काली है और तुम ऐसा चटक रंग लेकर आए हो? बड़ी भाभी, हमारी बहन जैसी भी हो हमें पसंद है। आप तो हमारा ख्याल भी नहीं रखती हैं। स्वाति, तू फिर से बोलती नजर आई। तुझे कितनी बार समझाया है, अब भी तुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं है? तेरे लिए उसने खाना बनाया, तेरा भाई आ गया, जा देख। सॉरी माँ जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सच में किसी लायक नहीं हूँ, ना मुझे खाना बनाना आता है। देवरानी जी, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा है, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं दीदी, आपके भाई आ गए, उनका भी आप तिलक कर दीजिए और फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। स्वाति दीदी, पायल दीदी, आप सबको नमस्ते। फिर स्वाति अपने भाई को बिठाती है, उसका तिलक करके भाई दूज की रस्म पूरी करती है। फिर अविनाश उसे तोहफे देता है और सब एक साथ देवरानी के बनाए पकवान को खाते हैं और उसकी तारीफ करके खुशी खुशी नाच गाना करके त्योहार मनाते हैं।